हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीटीज क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है एक पॉइंट पे, एंड व्हाट इज़ इट्स एनालॉजी विथ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड को भी एनालॉजिकली देखेंगे, जिससे हमें एक्सप्रेशंस को याद करने में सुविधा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो पढ़नी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है दैट इज अ स्पेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ मैनी पॉइंट चार्जेस और अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब मान लीजिए कि ये आपका कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है। लेट्स से कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो जिसके वजह से आप फील्ड निकाल रहे होते हैं उसको आप कहते हैं सोर्स। क्या कहते हैं आप उसको? सोर्स कहते हैं। सोर्स के चारों तरफ का वो क्षेत्र यानी वो फील्ड यानी फील्ड ऑफ स्पेस जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आए तो ये सोर्स जो है वो उसके ऊपर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन दे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये जो आपका सोर्स है ये क्या करेगा बताइए? ये इसको एक रिपल्सिव फोर्स देगा इस डायरेक्शन में, करेक्ट। ये इसको एक रिपल्सिव फोर्स देगा इस डायरेक्शन में। इसी तरह से अगर मान ले कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, तो ये जो आपका सोर्स है ये इस नेगेटिव चार्ज को एक अट्रैक्टिव फोर्स देगा अपने डायरेक्शन में, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये जो पूरा फील्ड है इस सोर्स के इन्फ्लुएंस का, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं। तो वैसे तो मैंने इसको एक पेरीमीटर दे दिया है, लेकिन एक्चुअली इसकी कोई पेरीमीटर होती नहीं है बिकॉज इट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। तो इस बात को समझना होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रीजन है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड होती है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो फोर्स है ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इन दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलॉन्ग है ना, सेंटर टू सेंटर होगा। सेंटर टू सेंटर फील्ड बनेगा, फोर्स बनेगा। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो फील्ड जो होता है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती और फील्ड का एक्सटेंशन अप टू इन्फिनिटी होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको दायरा बंद कर पाना संभव नहीं है, ठीक है। अब देखिए, किसी भी पॉइंट पे किसी सोर्स के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ये बात पता चलता है एक वेक्टर क्वांटिटी से। और उस वेक्टर क्वांटिटी को हम ई वेक्टर से दिखलाते हैं और उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। कुछ लोग डायरेक्ट इंटेंसिटी भी कहते हैं। So the strength of electrostatic field at a point is given by a vector quantity called electric field intensity, defined as electrostatic force acting on a test charge placed at that point per unit charge। क्या मतलब हुआ इसका? हम वापस आएंगे उसी डायग्राम पे। टेस्ट चार्ज पहले समझना होगा कि टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, ठीक है। टेस्ट चार्ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो होता है उसका मतलब होता है अ पॉइंट चार्ज एंड इट शुड बी अ पॉजिटिव चार्ज। सो इट शुड बी अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, माइंड इट। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को ही आप टेस्ट चार्ज कह सकते हैं। तो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको आप पुट कीजिए उस पॉइंट पे, उस पे जितना फोर्स लगेगा
दैट फोर्स पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे कि कंसीडर कर लेते हैं इस डायग्राम में कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है P, और आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और ये आपका सोर्स तो है ही है। अब आपने यहाँ पे अपना टेस्ट चार्ज रखा है, तो सपोज करिए कि ये आपका टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ये आपका टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज पे भैया फोर्स कितना लग रहा है, तो इस पे फोर्स लग रहा है मान लीजिए F0, और चार्ज को हम मान लेते हैं कि ये चार्ज है Q0, चार्ज है Q0, और Q0 चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, Q0 चार्ज पे फोर्स लग रहा है F0, ठीक है। चलिए इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम ना हो इसलिए। तो अगर आप इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, व्हाट इज फील्ड इंटेंसिटी एट E? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P अगर आप निकालते हैं तो आपको लिखना होगा कि भाई जितना फोर्स लग रहा है टेस्ट चार्ज पे पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, वेरी सिंपल। तो इसका यूनिट क्या होगा बताइए, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। इसी तरह अगर कोई भी पॉइंट चार्ज किसी पॉइंट पे प्लेस्ड है, जैसे यहाँ Q0 ही प्लेस्ड है, और उस पर आप फोर्स लिखते और आपको फील्ड अगर पता होता तो बताइए आप उसको क्या लिखते, Q0 मल्टीप्लाइड बाई जो उस पॉइंट का फील्ड है वो लिख देते। तो ये एक्सप्रेशन हो गया अगर आपको फील्ड पता है और फोर्स निकालना है। माइंड इट, इस फॉर्मूले के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो चार्ज का साइन जरूर पुट कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पे जो आप Q पुट करेंगे वो आप विथ प्रॉपर साइन करेंगे, उस साइन ऑफ चार्ज को वहाँ लिखना है, ठीक है। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड के डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा, F वेक्टर और E वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड का डायरेक्शन अगेंस्ट होगा। क्या मैं इसको ड्रॉ करके बता दूं? देखिए मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं इसमें बता दूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने दो एरोज़ बनाए हैं, ये पहला एरो है, ये दूसरा एरो है, ठीक है, और मैंने लिख दिया कि भाई ये मेरे फील्ड का डायरेक्शन है। आप समझिएगा मेरी बात को। फिर मैंने यहाँ पे दो चार्जेस बना दिए, ये देखिए मैंने एक चार्ज यहाँ बनाया और एक चार्ज यहाँ बनाया, ठीक है। एक के ऊपर मैंने दे दिया है पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर मैंने दे दिया है नेगेटिव, ठीक है। अब सुनिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के ही डायरेक्शन में लगेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, कुछ यूँ लगेगा। तो ये आपके फोर्सेस की कहानी है ना। इसलिए चार्ज का साइन पुट करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है एट अ पॉइंट इज गिवन बाय ए वेक्टर क्वांटिटी, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपको टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगेगा पर यूनिट चार्ज उसकी वैल्यू निकालनी। द डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज। सेम यही एक्सप्रेशन होता है और यही डेफिनेशन होती है ग्रेविटेशनल फील्ड की। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? इट इज़ द स्पेस अराउंड द पॉइंट मास। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉइंट चार्ज होता है, यहाँ पे पॉइंट मास होता है। और अ सिस्टम ऑफ मैनी पॉइंट मासेस और अ मास डिस्ट्रीब्यूशन इन विच अनदर मास एक्सपीरियंसेस इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब यहाँ मैंने रिपल्शन वर्ड नहीं यूज़ किया है, बिकॉज ग्रेविटेशनल जो होता है वो केवल अट्रैक्शन होता है, तो वहाँ पर रिपल्शन नहीं होता। तो मेरे को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर मैं मान लूँ कि ये भाई कोई मास है, कोई सोर्स है ना, इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल M और इसको यहाँ लिख देता हूँ कि ये देखिए मेरा सोर्स है। तो सोर्स के चारों तरफ का वो क्षेत्र जो कि ऑब्वियसली यहाँ भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड होगा, ठीक है, जिसके भीतर कोई दूसरा पार्टिकल या कोई दूसरा मास आ जाए तो उस पे इस सोर्स के वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं उस पूरे रीजन को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड।
और ठीक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड को नापने का जो तरीका है दैट इज़ थ्रू एन इंटेंसिटी। ठीक है, हम एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम कैपिटल आई से दिखलाते हैं। वी डिनोट इट बाई कैपिटल आई। इन फैक्ट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो आई विल रिप्रेजेंट इट बाई कैपिटल आई वेक्टर। ठीक, so the strength of gravitational field at a point is given by a vector quantity called gravitational field intensity vector, I vector, defined as gravitational force acting on a point mass placed at that point। ठीक है, तो अगर आप I वेक्टर लिखना चाहते हैं तो सेम टू सेम, जैसे इसी पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया तो इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि भाई मैं I लिखूँ पॉइंट P पे, तो मैं क्या करूँगा बताइए? तो मैं एक पॉइंट मास वहाँ रखूँगा, उस पर जितना फोर्स आ रहा है, देखिए मेरा फोर्स आ रहा है F, तो मैं F वेक्टर लूँगा और पर यूनिट मास वैल्यू उसकी ले लूँगा, तो मुझे इंटेंसिटी मिल जाएगी। और ठीक पिछली बार की तरह अगर आपको फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है और उस पॉइंट की इंटेंसिटी अगर आपको पता है, तो आपको क्या करना है बताइए? आपको मास से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मास तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अगर आपको इंटेंसिटी दिया हुआ है तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मास पे जितना फोर्स ग्रेविटेशनल लगेगा वो मिल जाएगा। और अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी है तो आपको एक पॉइंट मास रख के उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है और उसकी पर यूनिट मास वैल्यू ले लेनी है, उससे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। उसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा न्यूटन पर केजी। ठीक है, ये देखिए, तो इन दोनों में कितनी सिमिलैरिटी आप देखिए, यहाँ पे जो हमने किया और यहाँ पे जो किया वो ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड होता है और जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, वेयर एज जो ग्रेविटेशनल फील्ड का जहाँ तक सवाल है वो केवल और केवल जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा, उसमें रिपल्सिव होने का सवाल नहीं उठता। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन एंड मूव ऑन टू द अदर पॉइंट। अब आइए हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो एक एक्सप्रेशन कम से कम मेरे को डेराइव करना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। तो कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, ये देखिए एक पॉइंट चार्ज मैंने बनाया है, एंड माइंड इट दिस पॉइंट चार्ज इज़ माई सोर्स। तो इसको पॉइंट चार्ज मान के चलिए। स्फेरिकल दिख रहा है बट स्फेरिकल नहीं है, मैं बताऊँ आपको। ये एक पॉइंट चार्ज है और इसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और इसको हमने डिनोट किया है प्लस क्यू से। ठीक है, और इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर वो पॉइंट है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो ये पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट किया P से, यहाँ मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा बताइए? एज़ पर प्लान मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके आऊँगा। टेस्ट चार्ज मैंने डिनोट किया Q0 से। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। डिस्टेंस को मैं R मान लेता हूँ। अब आप देखिए दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, यानी रिपल्सिव लगेगा, और इसका एक्सप्रेशन कुछ होगा। तो फिलहाल इस एक्सप्रेशन को मैं F0 से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस फोर्स का एक्सप्रेशन कितना होगा? द एक्सप्रेशन ऑफ दिस फोर्स इज बट ऑब्वियस K इंटू कैपिटल Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई R²। ये हो गया इस फोर्स का एक्सप्रेशन। अब आइए हम बात करते हैं कि इस P पॉइंट पे हम फील्ड की वैल्यू क्या लिख सकते हैं। सो इंटेंसिटी एट P, देखिए बोलचाल की भाषा में इंटेंसिटी कोई नहीं बोलता, सब लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं। तो अगर मैं कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल जाऊँ तो या लिख भी जाऊँ तो आपको उसको माइंड नहीं करना, आप समझिए कि मैं फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। बिकॉज कंसेप्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड कोई वेक्टर क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बताइए? तो अभी मैंने सिखाया था आपको कि भाई आप F0 ले लो
जो टेस्ट चार्ज पे लग रहा है, और उसको पर यूनिट चार्ज वैल्यू ले लो उसकी, तो वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए? इट इज़ के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू आएगा क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, एंड इसको हमको क्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। सो और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन देखिए, अगर हम क्यू को वाले चार्ज को के पोजीशन को ओरिजिन मान लें तो आर वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, सो इसको ध्यान से समझिएगा कि मैं आर वेक्टर किसको बोल रहा हूँ। इट इज़ द पोजीशन वेक्टर, इट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ P with respect to सोर्स चार्ज, सोर्स यानी कि प्लस क्यू। तो ऑब्वियसली ये जो आर आपने लिखा है, इफ़ यू प्रोवाइड इट अ वेक्टर डायरेक्शन, इट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम द सोर्स टूवर्ड्स पी। ठीक है, और अब आप इसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेशक इसमें कोई डाउट नहीं। नाउ सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन? तो डायरेक्शन एफ नॉट का देखिए आर के डायरेक्शन में है, तो यहाँ हम एक आर कैप लिखेंगे। सो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन जो आता है फील्ड का वो क्या आता है बताइए? दैट इज़ के क्यू नॉट तो कट जाएगा, आई एम सॉरी, क्यू नॉट तो कट जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये है आपका एक्सप्रेशन। अब आपने इससे सीखा क्या? देखिए आपने 3 बातें सीखी। सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने ये सीखी यहाँ पे कि भाई ये जो इंटेंसिटी एट पी है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एट पी। जिस पॉइंट पे आप इंटेंसिटी ले रहे हैं वहाँ कितना चार्ज रखा है उस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गई? क्योंकि उससे तो पर यूनिट वैल्यू से वो कट कैंसिल हो जा रहा है, तो वो उस पर डिपेंडेंट नहीं करेगा। डिपेंडेंट ऑफ सोर्स, डिपेंडेंट ऑन सोर्स चार्ज ओनली, केवल सोर्स के चार्ज पे डिपेंड करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी बात यह है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। ये जो वैल्यू होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगी। ठीक है, और ये 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ दैट चार्ज होगा उस पॉइंट पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लेते हैं, तो एक्सप्रेशन तो सेम टू सेम होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और समझिए, ये पिछले वाले में अगर हमारा सोर्स नेगेटिव होता तो इसमें माइनस क्यू आता, तो जो डायरेक्शन होता वो रिवर्स हो जाता। तो पॉजिटिव सोर्स का जो फील्ड होगा वो रिपल्सिव डायरेक्ट मतलब होगा, यानी कि अवे फ्रॉम द सोर्स होगा, और नेगेटिव का जो फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी अट्रैक्टिव। क्यों ना मैं इसको भी बना के दिखा दूं आपको। तो मैंने देखिए 2 पॉइंट चार्जेस बनाए हैं। एक के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है, दूसरे के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज दिया है, और दोनों के समक्ष मैं एक पॉइंट दिखलाऊंगा। तो ये मेरा पॉइंट है। अब देखिए, एक का वेक्टर इधर बनाया मैंने, दूसरे का वेक्टर मैंने इधर बनाया। ठीक है, अब इसका नाम अगर मैं रखता हूँ ए और इसका नाम रखता हूँ बी, तो ये ड्यू टू ए है। ठीक, एट पी, और ये जो है दिस इज फील्ड ड्यू टू बी एट पी। आप ध्यान से इसको देखिए, पॉजिटिव चार्ज का जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो रिपल्सिव होगा, और नेगेटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अट्रैक्टिव। ठीक है, सॉरी, ये देखिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आइए आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बताते हैं। सॉरी,
तो देखिए, अब मान लीजिए कि हमें एक पॉइंट मास है, उसके वजह से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालनी है और उससे आर डिस्टेंस भी निकालनी। तो ये हमारा सोर्स हो गया और इस सोर्स का मास हम m ले लेते हैं, कैपिटल M ले लेते हैं चलो, और दिस इज़ द सोर्स। फिर इससे हमने एक वेक्टर खींचा है इसके रिस्पेक्ट में और वहाँ हमने एक पॉइंट दिखला दिया। पॉइंट हमारा है ये, ठीक है, और इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये पॉइंट है P पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है। ये हमारा R वेक्टर है। मैंने आपको पहले ही बताया था R वेक्टर क्या है, बताइए R वेक्टर क्या है। R वेक्टर का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, ठीक है। अब सोचिए, ग्रेविटेशनल फील्ड तो केवल फोर्स तो केवल अट्रैक्टिव होता है, तो यहाँ पे अगर आप एक यूनिट मास रखते हैं, से फॉर एग्जांपल m0, तो उस m0 पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा अट्रैक्टिव होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ऐसे लगेगा फोर्स, ठीक है। तो इस फोर्स को हम F0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटेंसिटी कितनी होगी बताइए? जो इंटेंसिटी होगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट विल बी एट P ऑब्वियसली, दैट विल बी, जो भी फोर्स लगा है हमारे इस पॉइंट मास पे F0 पर यूनिट मास। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, कि इसका यूनिट जो होगा दैट विल बी न्यूटन पर kg। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए? तो फोर्स ग्रेविटेशन का होता है Gm m0 डिवाइडेड बाई r², और आप इसको डिवाइड करेंगे किससे? m0 से। डायरेक्शन होगा माइनस r कैप की तरफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इस बार ये अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो r जिधर है उधर डायरेक्शन नहीं है, r देखिए राइट वर्ड है, आपका डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट वर्ड है, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या आता है इंटेंसिटी का? इंटेंसिटी एट P का जो फाइनल आंसर आता है वो आता है Gm डिवाइडेड बाई r², डायरेक्टेड ऑपोजिट टू r वेक्टर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, ये एक्सप्रेशन भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस देता है, और वो इन्फॉर्मेशंस क्या हैं बताइए? वो इन्फॉर्मेशंस ये हैं कि भाई इंटेंसिटी एट P जो होगा, पहली बात, इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास एट P and dependent on source mass only। ठीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की तरह ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो कहता है कि जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उस पॉइंट पे जो भी मास रखा हुआ उससे उसकी वैल्यू का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये केवल सोर्स के मास के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आइए, यहाँ पे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, ध्यान से सुनिए। कहता है कि कोई पॉइंट है और उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर और आई वेक्टर हैं। तो यहाँ पे वेक्टर बनना चाहिए था, नहीं बना हुआ, मैं बना देता हूँ। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास m इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, फाइंड द नेट फोर्स एंड द नेट इंटेंसिटी। मैं इसको अगर बोलूँ, ठीक है, आप सही या गलत बताइएगा, कि भाई दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो नेट इंटेंसिटी को क्या मैं लिख सकता हूँ? ई वेक्टर प्लस आई वेक्टर। क्या मैं नेट इंटेंसिटी को आप बताएं लिख सकता हूँ ई वेक्टर प्लस आई वेक्टर? हाँ कि ना? देखिए, मैं इसे नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता आप समझिए। ये जो ई वेक्टर है इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और ये जो आई वेक्टर है इसका यूनिट होता है, कितना होता है? न्यूटन पर केजी। तो ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनका वेक्टर एडिशन आप नहीं कर सकते। तो नेट इंटेंसिटी जो कुल मिला के यहाँ पे लिखी हुई है, ये बिल्कुल वेग क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेट इंटेंसिटी इतना नहीं होगा, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग।
नेट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगा विच इज़ कैपिटल आई, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी होगा विच विल बी कैपिटल ई, लेकिन नेट इंटेंसिटी दोनों का मिला के कुछ नहीं होगा। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप इसको बिल्कुल इतना नहीं लिख सकते, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं नेट फोर्स की, तो बताइए नेट फोर्स को आप कितना लिख सकते हैं? अब फोर्स तो दोनों का न्यूटन में ही होगा। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की वजह से फोर्स होगा m मल्टीप्लाइड बाई आई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से होगा q मल्टीप्लाइड बाई ई कैप। इसको आप जरूर लिख सकते हैं कि ये नेट फोर्स होगा। सो नेट फोर्स इज q ई कैप प्लस m आई कैप। हाउएवर वी कैन नेवर राइट नेट इंटेंसिटी एज ई वेक्टर प्लस आई वेक्टर। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि एट पॉइंट ए एंड बी 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज +2 कूलम एंड -3 कूलम आर प्लेस्ड, अज्यूमिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, EF का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज E1। नाउ अगेन यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है और ये सफिक्स में होना चाहिए, तो आप टाइपोग्राफिक एरर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे है थोड़ा। तो ये E1 जो है दैट मीन्स सफिक्स में लिखा हुआ है, इसको ज़रा आप समझिएगा। और E2 का मतलब भी सफिक्स में लिखा हुआ है, यानी सेकंड पार्टिकल के सेकंड वाले पॉइंट पे, ठीक है, वेक्टर साइन मैंने लगा दिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज E1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज E2। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भैया सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 चार्ज पार्टिकल बनाते हैं, चार्ज पार्टिकल 1, चार्ज पार्टिकल 2। एक चार्ज पार्टिकल को हम कैपिटल A लिखते हैं, दूसरे को कैपिटल B लिखते हैं, और इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस दिखाते हैं, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, मान लीजिए R है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं फील्ड एट A की। अब ये बताइए, जब आप फील्ड एट A निकालोगे तो किसके वजह से निकालोगे? खुद वहाँ जो A चार्ज रखा हुआ उसकी वजह से तो होगा नहीं, B की वजह से होगा। और B कितना है? B है -3 कूलम, सही है। तो बताइए A पे जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी? B वाला चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, तो वो क्या करेगा बताइए? वो करेगा अट्रैक्ट, तो ये डायरेक्शन होगा। तो फील्ड एट A का जो वैल्यू होगा, जिसको आप E1 लिख रहे हो, नंबर वन उसकी मैग्नीट्यूड होगी K × 3 डिवाइडेड बाई R², और उसकी दिशा होगी राइटवर्ड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो लिख दिया मैंने, को माइनस लिखने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन जो होगा वो होगा आई कैप, कंसिडरिंग कि ये मेरा पॉजिटिव x डायरेक्शन है, ये मेरा पॉजिटिव x डायरेक्शन है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, दिस डायरेक्शन आई एम टेकिंग एज पॉजिटिव x डायरेक्शन, ओके, लिख सकते हैं। अब आप आइए सेकंड डायग्राम पर। अब आप यहाँ लिखेंगे, फिर से एक बार चार्ज पार्टिकल्स बनाएंगे और फिर से एक बार डिस्टेंस दिखाएंगे आप। ये पॉइंट तो अब आप ये बताइए कि यहाँ इस बार आपको ये चार्ज पार्टिकल A है, आपको निकालना है फील्ड B पे। तो भाई साहब B पे फील्ड किसके वजह से होगा? B पे खुद जो चार्ज पार्टिकल रखा है उसके वजह से तो फील्ड नहीं होगा। B पे फील्ड किसके वजह से होनी चाहिए? B पे फील्ड होनी चाहिए A के वजह से। A पे कितना चार्ज है? A पे चार्ज है 2 कूलम, ठीक है। तो B पे जो फील्ड होगा, सबसे पहली बात उसका डायरेक्शन किधर होगा? उसका डायरेक्शन राइट के ही तरफ होगा, बिकॉज +2 कूलम चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज, ये रिपल्सिव फील्ड देगा वहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्शन राइट की तरफ होगा, और वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू होगी K2 डिवाइडेड बाई R², और चूंकि ये राइटवर्ड डायरेक्शन में है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, पॉजिटिव आई के डायरेक्शन में ही होगा। तो अब आप देख लीजिए, मैग्नीट्यूड की तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि भाई E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड 3/2 के बराबर है, विच मीन्स कि 2E1 और 3E2 बराबर होंगे मैग्नीट्यूड वाइज। और डायरेक्शन का जहाँ तक सवाल है तो डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, तो माइनस लगाने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। तो वेक्टर रिलेशन होना चाहिए 2E1 = 3E2। सो डी ऑप्शन मेरे विचार से यहाँ करेक्ट ऑप्शन है।
चलिए अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी एट अ पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्जेस और अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द एक्सटर्नल फोर्स माइनस एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा. एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं हम. टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन. क्या मतलब इसका? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फील्ड की तरह ही एक पॉइंट एक सोर्स के लिए डिफाइन किया जाता है. तो जैसे ये मान लीजिए कि आपका सोर्स है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, से फॉर एग्जांपल, है ना, और इसकी वैल्यू है मान लीजिए कैपिटल Q. ठीक है, और इससे कुछ डिस्टेंस पे आपको एक पॉइंट दिया गया है. ये हमने सबसे पहले डिस्टेंस बनाया और यहाँ पे हमने एक पॉइंट दे दिया P. अब आपको Q के वजह से R डिस्टेंस पे सिचुएटेड एक पॉइंट P है, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है. ठीक है, तो डेफिनेशन ये कहता है कि आपको एक टेस्ट चार्ज लेके आना है. कहाँ से कहाँ लेके आना है? इन्फिनिटी से लेके आना. मान लीजिए इन्फिनिटी यहाँ है, ठीक है, इन्फिनिटी से लेकर आना है. और किस पॉइंट तक लेके आना है? P पॉइंट तक लेके आना है. और इस पूरी प्रक्रिया में जो वर्क डन आप करेंगे, अब मैं डैश डैश बना रहा हूँ इसलिए बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी. तो इस पूरी प्रक्रिया में आप जो वर्क डन करेंगे वो वर्क डन पर यूनिट जो चार्ज आप लेकर आए हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इट इज़ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. सवाल ये उठता है कि जब आप बिना किसी एक्सेलरेशन के ला रहे हैं तो वर्क डन आप करेंगे क्यों? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है. अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लें अपने टेस्ट चार्ज को, जो कि हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, अज्यूम क्या कर लें, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता ही है. तो हम Q0 चार्ज को अगर लेके आ रहे हैं कैपिटल Q के निकट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड वी आर ब्रिंगिंग इट टू पॉइंट P, तो एक जैसे जैसे वो उसके सामने आएगा, इन्फिनिटी पे तो नहीं, लेकिन जब फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा. ये किधर बताइए? राइट की तरफ लगाएगा ना. और उसके ऑपोजिट आपको फोर्स लगाना होगा, एक्सटर्नल फोर्स, इस डायरेक्शन में. तब कहीं जाकर देखिए, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन और ये है आपके एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन. तब कहीं जाकर आप जो है बिना एक्सेलरेशन के उसको P पॉइंट तक पुश कर पाएंगे. तो चूंकि आप एक फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट भी आप कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा ही होगा. वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो उस पॉइंट की पोटेंशियल है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट होता है और एक पर्टिकुलर सोर्स के वजह से कैलकुलेट होता है. ठीक उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चूँकि हम एनालॉजी बता रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी बनाना बनता है. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी ठीक वैसे ही है. जैसे मान लीजिए कि ये कोई मास है, ठीक, ये है आपका सोर्स, है ना. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि भाई इट इज़ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है, टू ब्रिंग अ पॉइंट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ठीक उसी की तरह हम यहाँ भी देखिए, ये हमने डिस्टेंस बना दिया, हमने अपना पॉइंट P मार्क कर लेना है. यहाँ पे ये पॉइंट P हमने मार्क कर लिया. फिर यहाँ पे हम इस पर अपना मास लेकर आएंगे, पार्टिकल के मास को हम m मान लेंगे. ठीक है, अब रहा सवाल फोर्स का. एक्सेलरेशन 0 करना है हमें, हम इसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं. इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो ये हमारा, देखिए, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, हम ऐसे लेके आ रहे हैं इसको. अब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में किधर लगेगा? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स. और हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा वो उसके विपरीत इस डायरेक्शन में हमें लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, ये देखिए, ये है हमारे गुरुत्वाकर्षक बल का डायरेक्शन. ये हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर दैट कि ये पार्टिकल एक्सेलरेट ना
करे, ये एक्सटर्नल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो भाई फोर्स तो लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन भी होगा। दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हो गया, देखिए यहाँ की इंपॉर्टेंट बात है और ये हम यहाँ लिख दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है दैट इज़ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलॉम। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है एट अ पॉइंट दैट इज़ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास। तो इसकी यूनिट होती है जूल पर केजी। ये जूल पर कूलम वाला जो है यूनिट, इसी को हम कहते हैं वोल्ट। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्ट। ठीक है, तो देखिए कितनी सिमिलैरिटी है दोनों में, है ना। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। वो डिफरेंस क्या है? देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में आपका एक्सटर्नल फोर्स जो है इन्फिनिटी से पी तक लाते समय वो डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में होगा। डिस्प्लेसमेंट लेफ्टवर्ड है, एक्सटर्नल फोर्स भी लेफ्टवर्ड है। आप देखिए इस डायग्राम, ठीक है। तो उसका वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर यहाँ सोर्स पॉजिटिव रहता। अगर सोचिए यहाँ पे सोर्स नेगेटिव रहता तो क्या होता? अगर सोर्स नेगेटिव रहता, यहाँ पे माइनस क्यू रहता, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इधर होता और एक्सटर्नल फोर्स फिर ऐसे लगाना पड़ता, तो उस केस में आपका वर्क डन नेगेटिव होता। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सबसे पहली बात तो ये होता है कि V जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक, दोनों जगहों पे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोले चाहे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोले, दोनों के दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के केस में आपका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका वर्क डन पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, ठीक है, एंड डिपेंड्स ऑन चार्ज, सोर्स चार्ज कौन सा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हर हालत में नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखिए एक्सटर्नल फोर्स राइट वर्ड है और डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है, तो ये वर्क डन नेगेटिव आएगा तो इसका पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। तो आइए जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले हम आइए डेराइव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये रहा हमारा पॉइंट चार्ज, ये रहा वो पॉइंट जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालनी है, और ये रहा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। मैं इनकी नेमिंग कर रहा हूँ अब, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्लस क्यू के वजह से मैं निकाल रहा हूँ। ये भी मैं टेस्ट चार्ज ले रहा हूँ तो प्लस क्यू नोट लेना पड़ेगा, और डिस्टेंस को मैंने आर लिया है, ठीक है। और इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक इसको ला रहा हूँ, और इस जर्नी में मैं कहीं बीच में इस पार्टिकल को क्यू नोट को दिखला रहा हूँ। तो ये एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे क्यू नोट यहाँ प्लेस्ड है, ठीक है, और क्यू नोट की डिस्टेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ से है, मान लीजिए आप x, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगा इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहेगा कि ये इसको रिटार्ड करे, यानी इसको राइट की तरफ एक्सेलरेशन दे, और आपको उसका मुकाबला करना है, बिकॉज डेफिनेशन कहता है कि आपको बिना किसी एक्सेलरेशन के इस चार्ज पार्टिकल को लेकर आना है। तो आपका एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। डिस्प्लेसमेंट जो आप कर रहे हैं वो इन्फिनिटी से पी की तरफ कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आपका डायरेक्शन होगा ये, ठीक है। अब x से आप मान लीजिए कि बहुत एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dx इसको दे रहे हैं, ठीक। तो अगर आप dx डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो आपका जो वर्क डन होगा इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वो कितना होगा बताइए। dw को अगर हम मान लें कि दैट इज़ द स्मॉल एलिमेंटल वर्क, dw is equal to work done by F external for displacement dx। तो बताइए इस dw को आप क्या लिख सकते हो? क्या इसको आप लिख सकते हो k इंटू, नहीं,
पहले मैं लिखूँगा एफ एक्सटर्नल की मैग्नीट्यूड dx विथ अ माइनस साइन और डायरेक्शन सेम है तो cos 0। सवाल ये उठता है मैंने माइनस डी एक्स क्यों लिखा है। देखिए माइनस डी एक्स इसलिए लिखा है बिकॉज एक्स डिक्रीज कर रहा है, चेंज इन एक्स नेगेटिव है, सो डी एक्स विल बी नेगेटिव, ठीक है, तो इसलिए हमने माइनस लिखा है यहाँ पे। एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, सो दैट विल बी के इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसको आप नेगेटिव डी एक्स लिखें एंड देन टोटल वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालने के लिए आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। आप इंटीग्रेट करेंगे, जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो होगा कहाँ से कहाँ तक बताइए, इन्फिनिटी से लेके आर तक। तो देखिए इसमें के बाहर आ जाएगा, क्यू बाहर आ जाएगा, क्यू नॉट बाहर आ जाएगा और माइनस डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 2, नहीं तो इंटीग्रेशन होगी एक्स की पावर माइनस 2 की एक्स के ही रेस्पेक्ट में इन्फिनिटी से लेके आर तक। तो इससे हमारा जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आता है वो कितना आता है, के क्यू नॉट बाहर, एक्स टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर माइनस 1 यानी 1/x, साथ में एक माइनस और आएगा और लिमिट डालेंगे हम इन्फिनिटी से आर तक। 1/∞ 0 होता है, ठीक है। सो और हाँ एक माइनस डी एक्स का भी माइनस था यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद प्लस हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा के इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर। ये है हमारा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। इसके लिए अब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन मैंने बताया हुआ, तो आप इंटीग्रेशन नहीं आती है तो आप क्लास देख लीजिए, कैलकुलस की जो क्लास डली हुई है। अब इससे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पी का एक्सप्रेशन, और इसको आप कितना लिख सकते हैं बताइए, दैट इज़ एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये कितना एक्सप्रेशन आ जाएगा बताइए, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अगेन इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि एक पॉइंट पे जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एट पी। पी पे जो चार्ज है उसके इंडिपेंडेंट होगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको क्यू को जो पुट करना है वो हमेशा विथ साइन करना है, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगी, तो इसको आपको विथ साइन चार्ज को पुट करना है। तो ये देखिए ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें भी सिमिलैरिटी है कि नहीं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर आप निकालेंगे, पूरा मैं डेरिवेशन नहीं करूँगा, थोड़ी जल्दी में बताता हूँ इसको। तो ये आपका सोर्स मास हो गया, ये आपका सोर्स मास हो गया, और इस पॉइंट पे आप निकालने वाले, और ये है इन दोनों के बीच की, ये देखिए ये आपको डिस्टेंस लाइन बना दी है मैंने, ठीक है। आप इसको लेके आएंगे इन्फिनिटी से और यहाँ बीच में दिखाया गया किसी पॉइंट पर। अब चूँकि मुझे फोर्सेस बनाने पड़ेंगे तो मैं पहले से ही एरो बना लेता हूँ यहाँ पे। तो एक यहाँ फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स होगा एक्सेलरेशन ज़ीरो करने के लिए, और ये एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा dx है। सब कुछ उसी की तरह है, ठीक है। आइए तो हम करेंगे इन्फिनिटी से लेके इसको इस पॉइंट तक लेके आएंगे। ये डिस्टेंस r है, ये पॉइंट p है, और ये हमारा m0 मास है, ये हमारा कैपिटल M मास है जो कि सोर्स है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो है x। तो इसको हम
दिखला रहे हैं यहाँ पे, ओके। ये है डिस्टेंस x, डिस्प्लेसमेंट एलिमेंटल हमने dx दिया है इसको, ठीक है। तो dw जो होगा एक्सटर्नल फोर्स का यहाँ पे, वो कितना होगा बताइए। अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स इधर होगा इस बार, क्यों इधर होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है हमेशा, तो dx के अपोजिट होगा। तो dw बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड नंबर 1, dx नेगेटिव होना ही होना है क्योंकि x घट रहा है, और cos इस बार 180 डिग्री का आएगा बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स और dx के बीच का एंगल 180 डिग्री, ठीक है। फिर आप एक्सटर्नल फोर्स की मैग्नीट्यूड डालेंगे जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, दैट विल बी gm इंटू m0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस dx से, और cos 180 का माइनस इसको पॉजिटिव बना देगा। फिर आप टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, आपको मिलेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। पिछले बार आपको आंसर पॉजिटिव मिला था इलेक्ट्रोस्टैट के केस में, क्योंकि आपने नेगेटिव वाले टर्म का इंटीग्रेशन किया था, x⁻² से एक नेगेटिव आया था, वो पॉजिटिव बना दिया था इसको। इस बार जब आप इंटीग्रेट करेंगे, आप करके देख लेना, इन्फिनिटी से लेके r तक आप इंटीग्रेट करना, जो आपका वर्क डन आएगा वो आएगा g-m0 डिवाइडेड बाई r, और जब आप, ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स है, माइंड इट, ठीक है। और जब आप निकालेंगे इससे पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आपका रिजल्ट जो आएगा, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का P पॉइंट पे, वो आएगा -G⁻M डिवाइडेड बाई R, क्योंकि उसके लिए आप डिवाइड करेंगे m0 से, ठीक है। ले लीजिए, so again the same point, this will be independent of mass at P and it will be depending only on mass of the source, ठीक है। और स्केलर तो है ही, तो यहाँ डायरेक्शन नाम की चीज़ नहीं होती, so it is independent of mass at जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं यानी P depends on mass of सोर्स। तो देखिए ये सिमिलैरिटी है और ये बेसिक कंसेप्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, जो कि हमेशा नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। देखिए लेक्चर काफ़ी लंबा है आज का, अगली क्लास में हम अलग अलग चार्ज और मास डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, यानी फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है वो, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है, उन फॉर्मूलों को हम डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम बचेगा तो उस पर कुछ सवाल करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर को लाइक और शेयर करिएगा अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा हो तो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।